तारीख थी 2 जुलाई 2025 जब एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रिलीज किया जाता है दलाई लामा के 90th बर्थडे के कुछ दिन पहले। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो धर्मशाला से आया था जब दलाई लामा देश के अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर से मिल रहे थे और उस दिन दलाई लामा उस वीडियो मैसेज के द्वारा ये डिक्लेयर करते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू। उनका री इनकारनेशन होगा और उनके सक्सेसर को केवल उनके ट्रस्ट के द्वारा चुना जाएगा, ना कि चाइना या किसी भी आउटसाइडर एलिमेंट के इन्फ्लुएंस के। और ये केवल एक रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक डायरेक्ट चैलेंज था चाइना को उसके तिब्बत के ऊपर किए हुए इलीगल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में। और इसी स्टेटमेंट ने अब दोबारा एक डिबेट शुरू कर दी है कि क्या होगा तिब्बतन्स और तिब्बत का भविष्य। पर अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे और क्यों ये सवाल कि अगला दलाई लामा कौन चुनेगा और कैसे चुना जाएगा इतना इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ तिब्बतन्स के लिए बल्कि इंडियंस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पूरी दुनिया के लिए भी। तो आइए शुरू से समझते हैं इस इशू को आज की इस वीडियो में। We are focusing at this. Our Union Minister Kiran Rijiju and Arunachal Pradesh Chief Minister Prema Khandu attended Dalai Lama's pre-birthday ceremonies at Shukla Hang Temple in Dharamshala yesterday. Celebrations are underway with full traditions in Dharamshala for the 90th birthday of Dalai Lama. China has declared that the Dalai Lama's reincarnation requires approval from the central government following the exiled Tibetan spiritual leader's announcement that he would have a successor after his death. It's got geopolitics, it's got India-China rivalries, it's got a religious figurehead, and it's got a mysterious reincarnation ritual. I'm talking about the Dalai Lama. He is the spiritual and political head of Tibetan Buddhists. तो ये कहानी शुरू होती है मार्च 1959 में जब मार्च की उस जमा देने वाली सर्दी में पूरे 3 लाख तिब्बतन्स पोटाला पैलेस को घेर लेते हैं। ये जगह वही थी जहां दलाई लामा रहा करते थे और वो लोग जमा भी इसीलिए हुए थे ताकि वो अपने दलाई लामा की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि चाइना का तिब्बत इन्वेजन शुरू हो चुका था और उन्हें डर था कि चाइनीज सैनिक धोखे से दलाई लामा का अरेस्ट करवा सकते हैं या फिर उनका असैसिनेशन करवा सकते हैं। और तिब्बती लोगों की इसी ह्यूमन चेन की मदद से 23 साल के दलाई लामा एक सोल्जर के भेष में अपने आप को छुपा के इंडिया में शरण लेने आते हैं, जिनके साथ 70,000 इनोसेंट तिब्बतन्स भी इंडिया आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनका स्वागत करती है और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उनको सेटल भी करवाती है। और उनका मेन सेंटर बनता है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, जहां आज भी दलाई लामा रहते हैं। और वहीं तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का भी निर्माण होता है। पर ना ही दलाई लामा और ना ही उन 70,000 तिब्बती लोगों को ये लगा था कि ये पलायन आज 65 साल से भी ज्यादा चल जाएगा। पर दलाई लामा की ये स्टोरी इस पलायन से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो दलाई लामा की परंपरा आज से 600 साल पहले से चली आ रही है, जिसने कई इन्वेजन्स, कई ऑक्यूपेशंस को सहा पर फिर भी सर्वाइव करते आए हैं। और दलाई लामा केवल एक रिलीजियस पोजीशन नहीं है, वो आत्मा है तिब्बतियन लोगों की और तिब्बतियन संस्कृति की। और दलाई लामा एक मजबूत पिलर के समान है चाइना के तिब्बत के ऊपर किए हुए इलीगल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में। तो ये जो रीइनकार्नेशन या पुनर्जन्म का ये जो सिस्टम है, इसे तुल्कु सिस्टम कहते हैं, जो कि बेस्ड है तिब्बती कल्चर की एक फिलॉसफी पे, जो कहती है कि इनलाइटेड कॉन्शियसनेस एक बुद्धिस्ट गुरु की वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा पुनर्जन्म लेती रहती है ताकि वो सब लोगों को निर्वाण या मोक्ष का ज्ञान दे सके। और ऐसे ही 1642 से 1951 तक दलाई लामा ही तिब्बतन किंगडम को चलाते आए थे, जो कि तिब्बत के यूनिफिकेशन का सिंबल भी थे। इसीलिए चाइना जब तक दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन और सक्सेशन पर कंट्रोल नहीं कर लेता, तब तक उसका तिब्बत के ऊपर किया हुआ कब्जा भी अधूरा और इलीगल ही माना जाएगा। तो दोबारा वापस आते हैं 2 जुलाई 2025 पे, जिसके जस्ट 4 दिन बाद दलाई लामा का 90th बर्थडे था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि धर्मशाला से दलाई लामा का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज रिलीज होता है, जिसमें वो नेक्स्ट दलाई लामा को चुनने की परंपरा उनके बाद भी चलती रहेगी इसकी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि गादेन फोद्रांग ट्रस्ट, एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट जिसे उन्होंने 2015 में बनाया था धर्मशाला में, ये ट्रस्ट के पास ही पूरी अथॉरिटी होगी अगले दलाई लामा को चुनने की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि और किसी के पास भी इस प्रोसेस में इंटरफेयर करने की अथॉरिटी नहीं रहेगी। और इसी वजह से दलाई लामा का ये डिक्लेरेशन एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी था, जो कि डायरेक्टली चैलेंज करता था चाइना के तिब्बत के ऊपर क्लेम्स के अगेंस्ट और चाइना के तिब्बतियन बुद्धिज्म को कंट्रोल करने के अगेंस्ट में। तो ये समझने के लिए कि ये डिक्लेरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें टाइम में पीछे जाना होगा, जब चाइना और इंडिया एक नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में उभर रहे थे। इंडिया को जब 1947 में ब्रिटिशर से आजादी मिलती है, तब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और इंडिया के तिब्बत के साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, इंक्लूडिंग ट्रेड एजेंसीज इन ग्यांगसे, यातुंग और गारतोक। और तिब्बत एक तरीके से भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, जैसे कि आज भूटान है। फिर जल्दी ही वो समय आया जिसकी वजह से तिब्बत में सब कुछ बदल गया। बात है अक्टूबर 1949 की, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन माओ जेडोंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करता है। वो अपने प्लान्स को रिवील करता है कि हमें तिब्बत को लिबरेट कराना है। और फिर अक्टूबर 1950 को 40,000 चाइनीज सोल्जर तिब्बत को इन्वेड करके उसके ऊपर कब्जा
कब्जा कर लेते हैं। और इस पे इंडिया और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का रिएक्शन बड़ा ही चौंकाने वाला था। बजाय तिब्बत की मदद करने के उन्होंने चाइना का अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण करने की पॉलिसी अपनाई, जिसका एक प्राइम एग्जाम्पल था कि जब तिब्बत ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि हमारा मुद्दा यूएन में उठा दो, तब इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। फिर चाइना तिब्बत से 23 मई 1951 को 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसमें लिखा था कि चाइना तिब्बत को कंट्रोल करेगा पर तिब्बत के पास सो कॉल्ड ऑटोनॉमी रहेगी। और दलाई लामा ने बाद में ये कहा कि चाइना ने ये एग्रीमेंट जबरदस्ती और मिलिट्री प्रेशर के अंडर साइन करवाया था और अब इसीलिए मैं इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूँ। पर इंडिया अंडर नेहरू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए इंडिया ने 1954 में चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया और इसी के अकॉर्डिंग इंडिया ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली तिब्बत को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना कहा। ये ट्रीटी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसने चाइना के तिब्बत के ऊपर सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया और तिब्बत के इंडिपेंडेंस के सपने को डिस्ट्रॉय कर दिया। और चाइना कितना भयानक था अपने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल को लेकर अप्रोच में कि जब 1995 में दलाई लामा एक 6 साल के बच्चे को 11 पंचन नामा चुनते हैं तो इसके जवाब में चाइना सिर्फ 3 दिन में उस बच्चे को उसकी पूरी फैमिली के साथ गायब करवा देते हैं, जिनका आज 30 साल बाद भी कोई अता पता नहीं है। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट अपने एक पपेट व्यक्ति को नेक्स्ट पंचन लामा अपॉइंट करती है, जिसके पेरेंट्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। पर तिब्बतन्स के बीच में ये व्यक्ति पंचन जूमा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है झूठा पंचन लामा। और उस बच्चे को गायब कराना कोई छोटी बात नहीं थी। ये चाइना का एक सिस्टमैटिक प्लान है तिब्बतन बुद्धिज्म को कंट्रोल करने का, क्योंकि पंचन लामा ही वो व्यक्ति है जो नेक्स्ट दलाई लामा को चुनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और चाइना पंचन लामा को कंट्रोल करके इनडायरेक्टली अगले दलाई लामा को भी कंट्रोल करना चाहता है। और वहीं इंडिया कई दशकों तक बड़ा ही सॉफ्ट और केयरफुल रिस्पॉन्स दे रहा था तिब्बत इशू पर। जैसे कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना विजिट पर गए, तब इंडिया ने यूनिलैटरली अपनी तरफ से ही तिब्बत को चाइना का पार्ट डिक्लेयर कर दिया और चाइना को ये भी एश्योरेंस दिया कि हम तिब्बतन्स को भारत की धरती से एंटी चाइना एक्टिविटीज में अलाउ नहीं करेंगे। पर जानते हो इंडिया के इस वन साइडेड कंसेशन के बदले चाइना ने क्या किया? उसने इंडिया के ऊपर अपने प्रेशर को डबल कर दिया। इस इवेंट के पहले चाइना सिर्फ लद्दाख पर क्लेम करता था, बट इस इवेंट के बाद चाइना अब अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम करने लगा। और इससे आपको ये पता लग गया होगा कि पास्ट में हमारे जो भी लीडर्स थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लोग इंडियन इंटरेस्ट्स को लेकर कितने ज्यादा समझदार थे, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। पर 2014 से इंडियन पॉलिसी में तिब्बत को लेकर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तिब्बत के कुछ प्रमुख लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। और फिर जून 2020 में इंडिया पब्लिकली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें इंडिया में रह रहे तिब्बतन्स को रिक्रूट किया जाता है। और फिर मोदी ने दलाई लामा को पब्लिकली उनके जन्मदिन पर भी विश करना शुरू कर दिया था, जो पहले के इंडियन लीडर्स नहीं करते थे। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 जुलाई का दलाई लामा का डिक्लेरेशन बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन या अश्योरेंस के आ सकता है। इसका मतलब है कि अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि बहुत हुआ वन साइडेड भोलापन और दोस्ती। चाइना अगर इंटरेस्टेड नहीं है, उल्टा इंडिया को परेशान कर रहा है इंडियन टेरिटरी जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करके, और अभी रिसेंट में इंडिया को हो रहे रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट को बैन करके चाइना ने ये प्रूव कर दिया है कि इंडिया चाइना की फ्रेंडशिप और कोलैबोरेशन कभी नहीं हो सकता। नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ चाइना ओनली। तो फिर इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया कि अब इंडिया भी तिब्बत कार्ड का यूज करेगा चाइना के अगेंस्ट में। इसका प्राइम एग्जांपल ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका स्टेट तो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। भारत का कोई भी राज्य चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता, हम तिब्बत से बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसके ऊपर चाइना ने इलीगल कब्जा कर रखा है 1951 से। और अब इंडिया इतना सब कुछ कर रहा था तो चाइना ने भी इमीडिएट जवाब देना स्टार्ट किया। और दलाई लामा की इस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन माओ निंग ने यह कहा कि दलाई लामा की रीइंकार्नेशन की प्रोसेस चाइना के डोमेस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करनी चाहिए, जिसे गोल्डन अर्न प्रोसेस भी कहते हैं, और वो भी चाइनीज गवर्नमेंट यानी शी जिनपिंग के अप्रूवल के बाद। यहाँ गोल्डन अर्न मेथड चाइना के अकॉर्डिंग एक मेथड है जो किंग डायनेस्टी के टाइम से चला आ रहा है, जो चाइनीज गवर्नमेंट को सभी लामा को चुनने की अथॉरिटी देता है। पर ये एज यूजुअल एक फेक स्टोरी है जो चाइना ने क्रिएट करी है, और तिब्बत में बसे लामाज और स्कॉलर्स को इसे डर के मारे फॉलो करना पड़ता है। मतलब ये तो अब इतनी बड़ी आयरनी हो गई कि अब एक स्पिरिचुअल लीडर को एक एथीस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर सेलेक्ट या अप्रूव करेगा। और अब मोस्ट लाइकली ये होगा कि अब 2 दलाई लामा चुने जाएंगे, एक जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चुनेगी जो कि उनका पपेट होगा, और दूसरे जिनको गादेन फोदरांग ट्रस्ट चुनेगा और जिन्हें तिब्बतन और सारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी प्लस इंडिया रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करेगा। और क्योंकि गादेन फोदरांग ट्रस्ट धर्मशाला में बेस्ड है, तो ये हिल स्टेशन इसके बाद तिब्बतन बुद्धिज्म के एक नए एपिसेंटर के रूप में उभरेगा, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को बुद्धिस्ट कंट्री में भी बढ़ाएगा और इंडिया को चाइना के अगेंस्ट डील करने में लेवरेज भी देगा। इसीलिए दलाई लामा के लेजिटिमेट सक्सेसर के धर्मशाला में होने से इंडिया को न सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बल्कि एशिया के कई सारे बुद्धिस्ट लोगों और रीजन्स के ऊपर भी एक सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस प्रदान करेगा। तो अब लास्ट में बात करते हैं उस सवाल की कि ये तो तय है कि धर्मशाला इंडिया में चुने जाने वाले दलाई लामा को ही पूरी दुनिया असली दलाई लामा मानेगी, जो फिर से तिब्बत को वापस एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना देगा। और तिब्बत कोई छोटी मोटी टेरिटरी तो है नहीं कि चाइना उसे जाने दे, तो हो सकता है चाइना इंडिया को वो हर एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे जो वो कर सकता है, शायद एक इंडो चाइना वॉर भी। तो क्या इंडिया इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर है? कमेंट्स में बताइए कि क्या लगता है आपको इस बारे में। और हर बार की तरह इस टॉपिक
से रिलेटेड डिटेल मटेरियल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।